हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर सारथी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, तो जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे और आप उसको टाइम से पढ़ते रहिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम आज के अपने टॉपिक को लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। हमारे लिखित भारतीय संविधान की निम्नलिखित 19 विशेषताएं हैं। हमारे संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है, लिखित एवं निर्मित संविधान। संविधान सभा ने नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित, आत्मकृत एवं अंगीकृत किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तथा इस तिथि को संविधान को लागू होने की तिथि माना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू होने की तिथि माना जाता है और इसी दिन भारत का जो गणतंत्र घोषित किया गया। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। एक विशेष संविधान। भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है। लिखित संविधान क्या होता है? स्पष्ट और निश्चित होता है, जिससे संविधान की व्याख्या अत्यंत सरलतापूर्वक की जा सकती है। किसके द्वारा? लिखित संविधान के द्वारा। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। दूसरी इसकी विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है और इस संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं, निर्वाचन आयोग आदि प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। किस किस विषय पर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं एवं निर्वाचन आयोग पर विस्तार से लिखा गया है। प्रारंभ में मूल संविधान में, जो हमारा शुरू का संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभ में क्या थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहे, जिससे संविधान का आकार और भी विस्तृत होता जाता है। हमारे संविधान में यह जब से निर्मित हुआ है तब से बहुत से उपबंध इसमें जोड़े गए हैं और कुछ निष्कासित भी किए गए हैं। 1976 में 2 संविधान संशोधन के दौरान हमारे संविधान में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। 76वें संशोधन में, इस संशोधन के दौरान भाग 4A और भाग 14A जोड़े गए हैं। कौन से सन में, कौन सी ईयर में? 1976 में। अनेक अनुच्छेदों का विस्तार किया गया। बाद में और भी कई सारी चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया या संशोधित किया गया, जैसे कि ग्राम पंचायत, बाद में जो जोड़े गए या संशोधित किए, ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका विषयक इत्यादि। भारतीय संविधान का विस्तृत आकार
ऐसे नहीं हुआ है, बल्कि इसका मूल संविधान, जो मूल संविधान में संशोधन और परिवर्तन करते हुए हुआ है। जब भी मूल संविधान में संशोधन किया गया, उसमें बदलाव किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया, उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ है। अब तक लगभग 100 संशोधन होना इसका प्रमाण है। वर्तमान समय में मूल रूप में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, भारतीय संविधान में क्या था, एक प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित 465 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में क्या है, एक प्रस्तावना है, 25 भागों में विभाजित है और 465 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं और ना ही अनुसूचियां हैं। संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का स्थूल रूप निरंतर बढ़ रहा है। तीसरी जो विशेषता है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में एक प्रभावशाली और एवं प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है वो एक प्रभावशाली और प्रेरणा स्रोत है। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को निर्धारित करती है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, और ना ही इसमें परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान था, परिवर्तन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था। प्रस्तावना का प्रयोग मुख्यतः वहाँ किया जाता था जहाँ पर संविधान की भाषा को समझने में क्या होती थी, कठिनाई का अनुभव होता है। वहाँ पर क्या किया जाता था, प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता था। प्रस्तावना को न्यायालय में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न्यायालय में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसको, प्रस्तावना को लेकर सदैव ही प्रश्न विवादास्पद बना रहा था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं, यह संविधान का अंग है या नहीं, इसमें हमेशा विवाद रहा। और 1973 में इस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया। कहाँ किया गया, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया। इस निर्णय के बाद प्रस्तावना को संविधान का माना जाने लगा और इस प्रस्तावना में परिवर्तन कर पाना भी संभव हुआ। इस निर्णय के बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग माने जाने लगा और इस प्रस्तावना में परिवर्तन कर पाना भी संभव हुआ। पहले इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जो चौथी विशेषता है, भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश। भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश। भारतीय संविधान के स्रोत, क्या क्या स्रोत है संविधान के हमारे? भारतीय संविधान निर्मित करने से पूर्व, उसको बनाने से पूर्व संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जब हमारा संविधान बना उससे पहले अलग अलग देशों के संविधान का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उससे पूर्व बने अधिनियमों, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों का भी अध्ययन किया गया। संपूर्ण चीज़ों के अध्ययन के पश्चात जहाँ से भी जो उपबंध अच्छा या उपयुक्त प्रतीत हुआ, मीन कि बहुत देशों के संविधान को देखा गया, जांचा गया, परखा गया और जो भी चीज़ अच्छा लगा उसे ले लिया गया तथा भारतीय संविधान में उसे सम्मिलित कर लिया गया। और संविधान के विभिन्न प्रमुख उपबंधों के अग्रलिखित स्रोत हैं, जहाँ जहाँ से लिया गया, किस देश से क्या लिया गया, वो सारे स्रोत हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विदाई, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदाविधि और संसद और विधानमंडल प्रक्रिया। कनाडा से
संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्ति, सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति रीति एंड राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत होना। जापान, अनुच्छेद का प्रस्तावना। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के संसदों का निर्वाचन। फ्रांस, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का पूरा मॉडल ब्रिटेन राज्य की व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यद्यपि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, भारत में ने वहाँ स्थापित परंपराओं को अपने अनुरूप संविधान में लिपिबद्ध किया है। कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय, ये इसकी 5वीं विशेषता है हमारे संविधान की। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, कठोर या दुष्परिवर्तनशील। संविधान लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। तो कठोर और लचीलापन का संविधान में समन्वय। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रणाली जटिल हो, जिसमें संशोधन प्रक्रिया या प्रणाली जटिल हो, वही क्या होता है? कठोर संविधान। ये वे संविधान होते हैं जिसमें संवैधानिक व साधारण कानून के मौलिक भेद समझा जाता है। संवैधानिक और साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है, अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से कठिन होती है। उदाहरण अमेरिकी संविधान। लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान की प्रक्रिया सरल होता है। यह संवैधानिक कानूनों और सामान्य कानूनों के बीच कोई अंतर न हो। संवैधानिक कानून में सामान्य कानूनों की प्रक्रिया से ही संशोधन या परिवर्तन किया जा सके, जो तो संविधान को लचीला या सुपरिवर्तनशील कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का संविधान। तो जो लचीलापन है वो किसमें है? इंग्लैंड के संविधान में। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। हमारे संविधान की विशेषता ना तो वो कठोर है ना ही लचीला है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के लिए 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। हमारे संविधान में संविधान संशोधन के लिए 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा साधारण विधेयक गैर वित्तीय जो पारित करने की प्रक्रिया अर्थात दोनों सदनों द्वारा उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित
होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति से पारित हो जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से पारित हो जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 2, 3, 4 नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन इत्यादि। तो अनुच्छेद 2, 3 और 4 में नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन इत्यादि किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन विधान परिषद की रचना, द्वितीय सदन विधान परिषद की रचना और तथा उसका समाप्त किया जाना, ये अनुच्छेद 169 में। संविधान की द्वितीय अनुसूची, अनुच्छेद 103 संसद में गणपूर्ति, अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते आदि। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 118 संसद में प्रक्रिया संबंधी नियम। अनुच्छेद 120(2) अंग्रेजी को संसद के कार्यों की भाषा संबंधी नियम। अनुच्छेद 124(1) सर्वोच्च न्यायालय का संगठन तथा न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र विस्तार से संबंधित। अनुच्छेद 348 भारत में आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित। अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता संबंधी। अनुच्छेद 327 देश में चुनाव से संबंधित मामले। 5वीं तथा 6वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। अनुच्छेद 18 चुनावी क्षेत्रों को असीमित तथा सीमित करना, चुनावी क्षेत्रों को सीमित और असीमित करना। अनुच्छेद 81 में अनुच्छेद 240 केंद्र शासित क्षेत्र, अनुच्छेद 240 के हिसाब से केंद्र शासित क्षेत्र। इसकी दूसरी विशेषता है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक सदन में यह सदन कोई कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदाता देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इसके पश्चात जब 2/3 बहुमत पारित होते तो इसके पश्चात राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद यह संशोधन हो जाता है। पहले 2/3 बहुमत चाहिए, फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद संशोधन हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। जब भी प्रक्रिया होती है तो कौन कौन संविधान का, तो संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले होते हैं और संविधान का भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। 3rd पॉइंट है संघ तथा राज्यों की सहमति से। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत, जितनी भी संख्या सदन में बहुमत तथा उपस्थित
एवं मतदाता देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसके पश्चात जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो इसके पश्चात यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधान मंडलों के पास भेजा जाता है और भारत के काम से कम आधे भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना ना करके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में संविधान के निर्माताओं ने केवल राजनीतिक लोकतंत्र की ही स्थापना नहीं की है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना की संकल्पना किया है। भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की गई है जिसमें कि किसी विशेष या किसी विशेष वर्ग के हाथों में सत्ता ना हो। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, सरकार का संसदीय रूप। भारत सरकार का स्वरूप संसदीय है। यह 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका, एक नाम मात्र की और दूसरी, एक तो नाम मात्र की होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली उसकी विशेषता क्या क्या है? तो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिकाओं की उपस्थिति पहली विशेषता। दूसरा, बहुमत वाले दल की सत्ता, जो भी बहुमत में आता है उसकी सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही। संयुक्त विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। कौन सी? भारतीय संसदीय प्रणाली। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह ही भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसलिए इसके अलावा भारत का जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं लोकसभा के चुनाव के आधार पर स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का क्या है? अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन में
संविधान संशोधन अधिनियम और 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 1988 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हमारा जो संविधान संशोधन है वो है हमारा 61वें और 1988 में 21 वर्ष से घटाकर मतदान देने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देश के वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क, इन सब बातों को देखते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। किस किस चीज़ को देखते हुए? वृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और अशिक्षा को देखते हैं। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लिए नई आशाएं तथा प्रत्याशा जगाता है। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो विशेषता एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारतीय संविधान ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। इसके निचले राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय श्रेष्ठ है और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे कि जिला अदालत, निचली अदालत। राज्य में उच्च न्यायालय तथा राज्य के शासन का तीसरा अंग है। राज्य में उच्च न्यायालय शासन का तीसरा अंग है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में उच्च न्यायालय शासन का कौन सा अंग है? तो तीसरा अंग है। लेकिन राज्य को उच्च न्यायालय से संबंध में अधिकार नहीं होते। राज्य को उच्च न्यायालय के संबंध में अधिकार नहीं मिलते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों की अंतर उच्च न्यायालय स्थानांतरण, न्यायाधीशों के पद मुक्त करना, उनके वेतन भत्ते आदि का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही होता है, राज्य सरकार को नहीं होता है। उच्च न्यायालय राज्य शासन का तीसरा अंग न होकर सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य शासन का तीसरा अंग न होकर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं और न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका के रूप में संगठित किया गया है तथा संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है और उच्च न्यायालय उसके अनुसार निर्णय देने को बाध्य है। अगला जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और जो इस प्रकार से हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस तरह से हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जब उल्लंघन होता है तो न्यायालय के माध्यम से इन्हें लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, मौलिक अधिकार का हनन हुआ होता है, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, शोध और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं तथा यह परिवर्तनशील भी हैं। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी संविधान की विशेषता है, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया है। 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A का है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह संविधान राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे तथा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है और नीति निर्देशक तत्व की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कर्तव्यों को कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। एकल नागरिकता, अगली जो विशेषता हमारे संविधान की वो है एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल संघीय है, भारतीय संविधान कैसा है? फेडरल है, संघीय है और दो लक्षणों एकल एवं संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में है वहाँ की भी नागरिकता होती है। लेकिन हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी
राज्य में पैदा हुआ हो या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एक नागरिकता तथा समान अधिकारों के सर्वोच्च संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिवाद, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, नरजातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकृत और भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य संविधान व आर्थिक लोकतंत्र को, संविधान और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तथापि वे देश के प्रशासन का मूल आधार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का भी पालन करे। अगली जो हमारी संविधान की विशेषता है, त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था है। केंद्र और राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान। केंद्र एवं राज्य की शक्तियां अंतर्दृष्टि हैं। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलती है। कौन सी व्यवस्था? 3 स्तरीय सरकार। यह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में एक नया भाग 9वां और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 एक भाग 9 क तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। स्वतंत्र निकाय। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वह है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार कौन कौन सी? केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार, तथा न्यायिक अंग भी उपलब्ध कराता है। यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में परिकल्पित किया है। कुछ स्वतंत्र निकाय इस प्रकार से हैं: संसद तथा राज्य विधायक विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। दूसरा जो है राज्य और केंद्र
सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। यह जनता के पैसों के संरक्षण होते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा एवं उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, संघात्मक व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय। संविधान द्वारा संघात्मक ढांचे को स्वीकार किया गया है। संविधान द्वारा अर्थात केंद्र तथा राज्यों में पृथक पृथक सरकारें स्थापित की गई हैं। राज्य एवं केंद्र में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय, लेकिन व्यवहार में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व स्थापित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं जो एकात्मक व्यवस्था का अधिक समर्थन करती है। एकात्मक व्यवस्था, एक हरी नागरिकता, शक्तियों के बंटवारे के बावजूद केंद्रीय सरकार का राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। आपात उपबंध, एकीकृत न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय लोक सेवा, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, निर्वाचन के लिए एक ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्यों के बीच मतभेद का केंद्र द्वारा निवारण, राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं का नाम परिवर्तन, परिवर्तनशील संविधान, योजना आयोग द्वारा नियोजित विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होना। संघात्मक व्यवस्था के लक्षण निम्नलिखित हैं। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च सदन का राज्य साधन होना। भारतीय व्यवस्था व्यवहार में एकात्मक संघवाद की व्यवस्था है, अर्थात इसका ढांचा संघात्मक है और इसकी आत्मा एकात्मक है। ढांचा संघात्मक और आत्मा एकात्मक। आपातकालीन प्रावधान, जो अगली विशेषता है हमारे संविधान की, वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश को लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है।
राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? युद्ध, आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था। यह है अनुच्छेद 352। राज्यों में आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल। भारत की वित्तीय स्थिरता प्रत्यक्ष संकट में हो तो वो है हमारा अनुच्छेद 360। तो आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर ही देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है और भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।